एससीओ समिट में भारत और रशिया के बीच कार्ड डिप्लोमेसी तो सिर्फ एक ट्रेलर था। असली फिल्म इसके 2 महीने बाद यानी दिसंबर में रिलीज हुई। 4 और 5 दिसंबर को व्लादिमीर पुतिन ने भारत की यात्रा की। फरवरी 2022 में शुरू हुए यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार रशिया के राष्ट्रपति अपने देश के बाहर किसी आधिकारिक यात्रा पर निकले थे। इसीलिए पुतिन की भारत यात्रा पर पूरी दुनिया की नजर थी। पुतिन ने भारत यात्रा के जरिए अमेरिका और उसके समर्थक देशों को संदेश दिया कि अब से भारत और रशिया की दोस्ती को तोड़ने की कोशिश न की जाए। व्लादिमीर पुतिन के भारत यात्रा में दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए, जिसने दोस्ती को और मजबूत किया। आपको यकीन नहीं होगा कि दुनिया के गूगल सर्च में राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा और इंडिया टुडे ग्रुप को राष्ट्रपति पुतिन का वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पूरी तरह से छाया हुआ है। कल शाम 6:30 बजे जब राष्ट्रपति पुतिन का विमान नई दिल्ली पहुंचा, तब गूगल के ग्लोबल सर्च रिजल्ट में यह टॉप पर ट्रेंड कर रहा था। इसी तरह कल रात 9 बजे जब राष्ट्रपति पुतिन के सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का आज तक और इंडिया टुडे पर एक साथ साइमल्टेनियस लाइव प्रसारण हुआ, तब भी यह इंटरव्यू गूगल के ग्लोबल सर्च रिजल्ट में टॉप पर ट्रेंड कर रहा था। और इसे आप ये समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया की निगाहें इस इंटरव्यू, इस मुलाकात पर टिकी हुई थी और हर कोई राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की इस दोस्ती के बारे में बातें कर रहा है। करण अर्जुन को यह संदेश देते हैं कि भावनाओं में बहकर कर्तव्य छोड़ना धर्म नहीं है, बल्कि सही पक्ष में रहकर संघर्ष करना ही धर्म है। और आप अगर राष्ट्रपति पुतिन से उनका पक्ष जानेंगे तो वो भी यही कहते हैं कि ये युद्ध उन्होंने शुरू नहीं किया और ना ही वो इस युद्ध को जारी रखना चाहते हैं। उनकी दलील यह है कि यूक्रेन को अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है, लेकिन अगर उसे ये सुरक्षा रशिया की सुरक्षा को खतरे में डालने की शर्त पर मिलती है और वो नेटो देशों का हिस्सा बनता है, तो ऐसे में रशिया आत्मरक्षा में हथियार उठाने के लिए मजबूर हो जाता है। आप इन 2 तस्वीरों को देखिए जिनमें प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की जो कारपूल वाली कूटनीति नजर आती है, जिसमें पहले भी आपने देखा था जब एससीओ समिट था। 1 सितंबर की वो तस्वीर है जब चाइना में एससीओ समिट के दौरान राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी एक ही कार में द्विपक्षीय मुलाकात के लिए रवाना हुए थे और उस वक्त राष्ट्रपति पुतिन के प्रधानमंत्री मोदी के लिए 10 मिनट अपनी कार में जानकारी मिली थी कि उन्होंने कहा कि ये प्लान नहीं था, मैं वहां पर था और फिर वो आए और हम लोगों ने कहा कि साथ ही चलते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए मेरे पास हमेशा बहुत कुछ होता है, ये उन्होंने हमें इंटरव्यू में भी बताया था। और वही ये वाली तस्वीर है जब प्रधानमंत्री खुद गए एयरपोर्ट और अपने कार में उनको साथ लेकर 7 लोग कल्याण मार्ग पहुंचे। इस कारपूल की भी एक तस्वीर आई जो अब काफी वायरल है। व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से पहले आज तक और इंडिया टुडे ने न्यूज इंडस्ट्री में एक बड़ा धमाका किया। आज तक ने क्रेमलिन में व्लादिमीर पुतिन का एक इंटरव्यू किया जिसे पूरी दुनिया ने बड़े ध्यान से देखा। इस इंटरव्यू में हर वो सवाल पूछे गए जो दुनिया के बड़े बड़े देश व्लादिमीर पुतिन से पूछना चाहते थे। पुतिन के इस इंटरव्यू ने न्यूज इंडस्ट्री के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंटरव्यू में व्लादिमीर पुतिन के जवाबों ने कई देशों की रणनीति को बदलने पर मजबूर कर दिया। आज आपको उस धमाकेदार इंटरव्यू के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से देखने चाहिए। एक तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं राष्ट्रपति जी आपको, और राष्ट्रपति पुतिन इस तस्वीर में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कार में जा रहे हैं। अब ये फोटो खूब वायरल होता है, लोग वीडियो पे इसके खूब डिस्कशन करते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। अब आप चूंकि यहाँ बैठे हैं, आप ही बताइए, क्या ये पहले से आप लोगों ने तय किया हुआ था और क्या बात हुई गाड़ी में? हम दोनों के बीच सामयिक विषयों पर ही बातचीत हुई और इसे लेकर पहले से कोई तैयारी नहीं थी। हम दोनों बाहर निकले, सामने मुझे मेरी कार दिखाई दी तो मैंने उन्हें साथ चलने को कह दिया, वैसे ही जैसे दोस्तों के बीच होता है। इसमें इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं था। रास्ते में हम दोनों ने बस आम दोस्तों की तरह बात की। हमारे पास हमेशा बातचीत करने को कुछ न कुछ जरूर होता है। हम लोग बातचीत में इतना व्यस्त हो गए कि बाद में ख्याल आया कि लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। इसमें ऐसा कुछ खास नहीं था।
अगर विटकॉफ और जैरेड कुशनर दोनों आपसे 5 घंटे, जैसा कि बताया 5 घंटे आपकी उनसे बातचीत चली है, किस बिंदु पर जाकर डिसएग्रीमेंट हुआ, मतलब मामला नहीं निपटा, सहमति नहीं बनी? हाँ, ऐसे कई मुद्दे रहे जिन्हें लेकर विरोधाभास था। ये एक बेहद पेचीदा विषय है जिसकी जिम्मेदारी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद पर ली है। मैं इसे लेकर कटाक्ष नहीं कर रहा, मगर दोनों पक्षों को एकमत करना एक बहुत जटिल काम है। हालांकि मैं मानता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप सचमुच इसका हल चाहते हैं, और तभी हमने एक एक बिंदु पर सिलसिलेवार बात की, ऐसे हर मुद्दे पर जिसे लेकर हम सहमत या असहमत थे। फिलहाल अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि इसका कुछ भी निष्कर्ष निकालना राष्ट्रपति ट्रंप की देखरेख में हो रही बातचीत में बाधा डाल सकता है। उनके कूटनीतिक प्रयास जारी हैं। उन्होंने पहले यूक्रेन के प्रतिनिधियों से बात की, इसके बाद वो यूरोप गए, फिर वो हमारे पास आए, और इसके बाद वो यूरोपीय हितधारकों और यूक्रेन के प्रतिनिधियों से दोबारा बात करेंगे। कई सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन कि रूस G8 में वापस जुड़ना चाहता है, ऐसा हो रहा है? नहीं, आप ये बहुत दिलचस्प जवाब आप दे रहे हैं। मतलब इसकी कल्पना करना मुश्किल है कि आप खुल के कह रहे हैं कि आपको G8 में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब G7 से वापस G8 बने और आपको हिस्सेदारी मिले। Да. Дело вот в чем. Дело в том, что я когда-то так случилось, я сейчас не буду вдаваться в детали. ये एक दिलचस्प टिप्पणी है और आप सही कह रहे हैं। मैं इस विषय पर बिल्कुल स्पष्ट हूँ। देखिए, सच बात यह है कि मैं इन बैठकों में जाना बहुत पहले ही बंद कर चुका था। ये पहली बात है। दूसरी बात, मैं सच में नहीं समझ पाता कि G7 देश खुद को G7 क्यों कहते हैं। G यानी ग्रेट, यानी बड़े। लेकिन जरा सोचिए, आज भारत क्रय शक्ति के आधार पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो फिर क्षमता के लिहाज से यूके या कुछ और देशों की स्थिति क्या है? मुझे ये थोड़ा विचित्र लगता है, लेकिन ठीक है, उनका अधिकार है खुद को जो कहना चाहे। हाँ, इन देशों की अर्थव्यवस्थाएं हाईटेक हैं, उनकी नींव मजबूत है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन इसके बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था में उनकी हिस्सेदारी लगातार घट रही है, और ये रुझान आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि ये उनकी सरकारों की गलत नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम है। जैसे जर्मनी को देखिए, 3 साल से मंदी में है। फ्रांस कठिन हालात में है, मंदी के बिल्कुल करीब, और यही स्थिति कई अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की भी है। लेकिन ये भी सच है कि G7 अभी भी एक महत्वपूर्ण मंच है। वो काम करते हैं, चर्चा करते हैं, फैसले लेते हैं। उन्हें शुभकामनाएं, उनका भला ही हो। लेकिन फिर भी एक समय आया जब मैंने इन बैठकों से पूरी तरह दूरी बना ली, और ये यूक्रेन की घटनाओं की वजह से नहीं था, बल्कि कुछ और कारण थे जिन पर मैं अभी विस्तार में नहीं जाना चाहता। खैर, हम अपने अमेरिकी साझेदारों को इस बारे में पहले ही बता चुके हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि जो आपकी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर से मुलाकात हुई, जो कि 5 घंटे चली, उसमें आपके सामने ये प्रपोजल आया था कि G8 फिर से हो जाए और आप उसमें शामिल हो जाए, और आपने इससे इनकार कर दिया कि आपको इसमें रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है? Просто возникла эта тема сама по себе. Я объяснил господину Виткофу, почему я в свое время... नहीं, ये विषय बस सामने आ गया। देखिए, मैंने स्टीव विटकॉफ को समझाया कि मैंने पहले G8 की बैठकों में जाना क्यों बंद किया। सच कहूँ तो कोई प्रस्ताव ही नहीं आया, बल्कि जब ये विषय आया तो मुझे वो समय याद आया जब मैंने वहाँ जाना बंद किया था। वो 2012 का समय था, रूस में राष्ट्रपति चुनाव के बाद। फिर मैं एक बार कुछ समय के लिए गया और फिर उसके बाद नहीं गया। हाँ, ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इसे काम करने दीजिए, लेकिन आप जानते हैं दूसरे बड़े संगठन भी सामने आ रहे हैं, जैसे ब्रिक्स, SCO और G20 अभी भी सक्रिय हैं, और हम इन सभी प्लेटफॉर्म्स में हिस्सा ले रहे हैं। हमें इसके खिलाफ कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अब दूसरे पहलू को देखें।
रूस और यूरोपीय संघ के बीच वर्तमान संबंधों की स्थिति क्या है, ये सामान्य नहीं है। तो सोचिए, अगर मैं G8 जाऊं, तो मैं G8 के सदस्यों से कैसे बात करूं? अगर वे मुझसे बात करना ही नहीं चाहते, वहां मैं क्या करूं? खैर, हम शायद इस पर बाद में बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य निर्धारित किए। सबसे पहले अपने समक्ष, फिर प्रशासन के लिए और अंततः राष्ट्र के लिए। प्रधानमंत्री मोदी सरकार और देश के सामने कई लक्ष्य रख चुके हैं। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट इस दिशा में एक बेहतरीन उदाहरण है। हम जब भी मिलते हैं, वो हमेशा मुझसे कुछ न कुछ नया करने को लेकर बात करते हैं। उनकी सोच काम को लेकर बेहद व्यवहारिक है। अब हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम कर रहे हैं। सच में हमारे बहुत भरोसेमंद और दोस्ताना संबंध हैं। वो इस मामले में बहुत भरोसेमंद इंसान हैं। मैं बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ। भारत खुशकिस्मत है, वो हिंदुस्तान में रहते हैं, वो भारत को जीते हैं। मैं उनसे बात करता हूँ और मैं उन्हें जानता हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो मुझसे नाराज नहीं होंगे। मैं बस वही कह रहा हूँ जो मैं देखता हूँ और जो मैं सोचता हूँ। आप जानते हैं, मुझे यकीन है कि ऐसे इंसान से बात करना मेरे लिए बहुत सुखद है। और ये एक बात है। दूसरी बात, सच ये कि वो बहुत ईमानदारी से भारत और रूस के संबंध को हर क्षेत्र में, और खासकर रक्षा, अर्थव्यवस्था, मानवीय सहयोग और हाईटेक परमाणु सामग्री के विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर मजबूत करना चाहते हैं। भारत आज एक शक्तिशाली देश है और वो पहले की तरह ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं है। और ये बात सभी को समझनी होगी। खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत अब विदेशी दबाव में नहीं आने वाला। भारत के लोग गर्व कर सकते हैं कि उनका प्रधानमंत्री किसी के दबाव में काम नहीं करता। साथ ही वो किसी के साथ टकराव का रास्ता भी नहीं अपनाते।